हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट का एक टॉपिक करवाने जा रही हूं और ये टॉपिक है हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाषा होती क्या है। आप सभी को पता है कि जो हमारी भाषा होती है वो हमारी आधारशिला है, यानी ये इसी के कारण ही, भाषा के कारण ही जो मनुष्य है एक मनुष्य कहलाता है। हर एक मनुष्य जो वो अलग अलग तरीके का होता है, उनके रीति रिवाज, परंपराएं, कुछ धारणाएं होती हैं जिनको वो संजो के रखता है। ठीक है, तो इसके कारण उनके अंदर विभिन्नता आ जाती है। अब अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे एक व्यक्ति हो गया, वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उस भाषा को सीखेगा, तीसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो कुछ उस भाषा के वर्ड सीखेगा। तो इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे कई भाषाओं का उसके अंदर मेल जोल हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारी मातृभाषा भी बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा ही बोलते हैं, हमारी जो जैसे बोली है जो वो भी बोलते हैं, एक हम फॉरेन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, इनका मिक्सअप हो जाता है। तो मिक्सअप होने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, बहुभाषावाद, यानी जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है। अब इसका शाब्दिक अर्थ मैं बता दूं तो शाब्दिक अर्थ भी यही बनेगा, बहु प्लस भाषावाद, भाषाई लिख दो। इसमें क्या आएगा कि बहुभाषाई यानी जिसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुभाषाई बोल लेंगे। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार इसमें क्या कह रखा है कि एक जो वक्ता होगा उसको वो एक भाषा में उतना निपुण होता है जितना कि दूसरी भाषा में उसकी निपुणता है, और इसी तरह से वो अपने जो भाव व्यक्त करता है या फिर उस भाषा को उसको उतना ही ज्ञान है जितना दूसरी भाषा का है, तभी वो मिक्सअप हो पाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषाई। इसको हम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार लिख सकते हैं। अब इसके बाद आती है कि इस भाषा के जो हैं वो टाइप्स कौन कौन से टाइप्स। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी के अनुसार इस बहुभाषाई के दो प्रकार होते हैं। जो फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, ये बोली जाती है हमारी स्कूलों में, यानी स्कूल के अंदर जो भी हम लैंग्वेज सीखेंगे या टीचर्स हमें सिखाएंगे या बोली जाती है वो आपकी कहलाती है औपचारिक भाषा। और अनौपचारिक हो जाती है हमारी जो, जैसे हमारा पास पड़ोस हो गया, घर हो गया, वहाँ पर भी जिस तरह की लैंग्वेज हम सीखते हैं या बोलते हैं वो आपकी कहलाती है अनौपचारिक भाषा। अब ये तो थी सोसाइटी के अनुसार। अगर हम देखें कि भाषा के आधार पर बहुभाषावाद को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वो होते हैं आपके 4। सबसे पहली जो हमारी प्राचीन भाषा है, जैसे जो भी आपके ग्रंथ हो गए, साहित्य हो गया, आपकी कला होगी, शिल्प हो गए, वो किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। तो वो क्या होगी, हमारी प्राचीन भाषा कहलाएगी। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। उसके बाद मुख्य भाषा या मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी होती है, जो हम अपने पेरेंट्स से देखकर सीखते हैं, उनका अनुकरण करके सीखते हैं। ये किसी से सिखाई नहीं जाती, ये क्या है, हम उनको बोलते हुए जैसे सुनते हैं वैसे ही बोलने लग जाते हैं। तो वो हमारी क्या हो जाती है, मातृभाषा। राष्ट्रभाषा, अब हमें एक देश के अंदर दूसरे व्यक्ति से संपर्क करना है, कॉन्टैक्ट करना है या संप्रेषण करना है, तो उसके लिए राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है। तो हर एक देश की जो भी राष्ट्रभाषा होगी हम उसको सीखते हैं, तो वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अब हम एक देश के अंदर तो कांटेक्ट कर रहे हैं, अब दूसरे देशों की क्या टेक्नोलॉजी है, साइंस कहाँ तक पहुंच गया, किस तरह सर्च करता है वो किस तरह से, तो वो उनकी लैंग्वेज में हमें पता चलेगा ना कि उन्होंने कैसे रिसर्च वगैरह किया या कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरीके से हासिल की। तो उसके लिए हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखना भी ज़रूरी होता है। तो वो क्या होती है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो एक राष्ट्रभाषा सीखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेचर यानी प्रकृति ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म।
बहुभाषावाद की प्रकृति क्या है। हमारी भाषा को अर्जन करने की शक्ति जो होती है वो आंतरिक शक्ति होती है, ठीक है। और ये शक्ति जो है एक बच्चे को जन्म से प्राप्त होती है। जन्म से वो जैसे शुरू में जब वो पैदा होता है तो वो रोना सीखता है ना, तो यानी उसके अंदर कोई भाषा है, उसकी एक लैंग्वेज है। तो धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आएगा तो क्या है, वो अपनी एक लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज, जैसे पहले मातृ लैंग्वेज, फिर होगी हमारी राष्ट्र लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, हर तरह की लैंग्वेज वो सीखता चला जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगी, बहुभाषावाद, यानी जिस तरह के लोगों के वो संपर्क में आ जाएगा उसी तरह की वो भाषा सीखता चला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, पंजाबी लोगों के संपर्क में आए तो हम पंजाबी के कुछ वर्ड सीख लेते हैं, राजस्थानी के संपर्क में आए तो राजस्थानी कुछ वर्ड सीख लेते हैं, या फिर हरियाणवी लोगों के संपर्क में आए तो हरियाणवी सीख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर एक व्यक्ति, जैसे जो किसी भी स्टेट का है, किसी भी राष्ट्र का है, वो क्या है, अपनी पहचान या अपनी परंपराएं, रीति रिवाज क्या है, अपने खान पान, अपना रहन सहन, कपड़े, या फिर अपने जो भी उसके समारोह होते हैं उनके माध्यम से वो उनको जीवित रखता है। इसी तरीके से भाषा, जो एक भाषा होती है ना, वो भी मतलब जीवित रखती है अपने आप को एक इंसान के अंदर किसी ना किसी तरीके से। जैसे क्या होगा, हम हरियाणवी हैं, हम कहीं पर भी चले जाएं तो हमारी जो भाषा के आधार पर वो आइडिया लगा लेते हैं कि ये लोग जो हैं वो हरियाणा से हैं। पंजाबी है, उनकी भाषा से को सुनकर ये आइडिया लगा लिया जा सकता है कि ये पंजाबी है। तो उनकी भाषा जैसी होगी ना, वो जीवित रहती है एक व्यक्ति के अंदर, तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कहाँ का है। अब उसके बाद आती है कि बहुभाषावाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली तो यही आ जाती है कि इसके अंदर अनेक भाषाओं का मिश्रण है। अब बहु का मैंने समझाया था कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहु प्लस भाषा, यानी जिसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण होता है। तो इसके अंदर हमारी राष्ट्रभाषा, आम बोलचाल की भाषा, हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इसके अंदर कई, जैसे इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कई भाषाओं का मिश्रण हो जाता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। उसके बाद व्याकरण का अभाव। देखो, हर एक जो ग्रामर होती है, हर एक लैंग्वेज की अलग अलग होती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम, उसके कुछ नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करती है। अब जो बहुभाषा बोली जाती है उसके अंदर कोई व्याकरण नहीं होती, किसी तरह के नियम या सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होते। जो बहुभाषा होती है उसके अंदर व्याकरण का अभाव पाया जाता है, यानी व्याकरण का कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता। उसके बाद है वर्तमान में प्रचलित भाषा, यानी बहुभाषा क्या होगी कि नहीं, जैसा जैसा हमारा समाज है, यानी आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर लैंग्वेज बोली जाती है। कई वर्ड हम हिंदी में बोल देते हैं, कई वर्ड इंग्लिश में। तो जैसे जैसे हमारा समाज चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लैंग्वेज है वो भी चेंज होती चली जाती है। तो जो वर्तमान में प्रचलित होती है हम उसी के अकॉर्डिंग भाषा बोलते हैं। और आजकल का प्रचलन क्या है, बहुभाषावाद का। उसके बाद है भाषा का परिवर्तित रूप। अब जैसे मैंने बताया था कि जो प्राचीन भाषा थी वो हमारी संस्कृत थी, अब धीरे धीरे वो चेंज होने लग गया। जैसे फिर हिंदी लैंग्वेज बोलने लग गए, उसके बाद क्या हुआ कि हिंदी से हम इंग्लिश लैंग्वेज पे आ गए, फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने लग गए। मतलब आजकल जैसे जैसे हमारा समाज परिवर्तित होगा तो हमारी भाषा में भी परिवर्तन होने लग जाता है। तो ये क्या है, हमारी भाषा का परिवर्तित रूप है। उसके बाद है खिचड़ी भाषा। ये एक बड़ा ही देसी भाषा का वर्ड है कि अगर हम सभी भाषाओं को मिक्सअप कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, हमारी खिचड़ी भाषा कहलाएगी। ये एक देसी वर्ड है। तो हमारी जो बहुभाषा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी खिचड़ी भाषा भी कहलाती है, यानी जिसमें सभी का मिक्सअप हो, मातृभाषा का, प्राचीन भाषा का, राष्ट्रभाषा का और अंतर्राष्ट्रीय भाषा का, सभी का मिश्रण होती है तो वो खिचड़ी भाषा कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा भारतीय भाषा कक्षा में विभिन्नता, यानी डिफरेंशिएशन स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। इसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे, सबसे पहले है त्रिभाषीय फॉर्मूला। अब ये जो हमारा भारतीय भाषा कक्षा में विभिन्नता, ये जो टॉपिक है ये आपका मल्टीलिंग्विज्म के साथ जोड़ के आता है। अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो ये जरूर उसके साथ जोड़ के देता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें हमारा त्रिभाषीय फॉर्मूला। त्रिभाषीय फॉर्मूला ये होता है कि जो इंडियन क्लासरूम है, लैंग्वेज क्लासरूम है, उसके अंदर त्रिभाषीय फॉर्मूला अपनाया गया है। जो भारतीय शिक्षा नीति आई थी उसके अंदर त्रिभाषीय फॉर्मूला अपनाया गया था। इसमें क्या था, हिंदी इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज,
जो हमारी मातृभाषा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिखाएंगे किसी भी लैंग्वेज को। तो इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया था। उसके बाद है हिंदी का स्थान। अब स्वतंत्रता से पहले क्या था, अंग्रेजी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाओ, ठीक है। उसके बाद जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुद्दे उठे कि हमारी मातृभाषा कौन सी होगी, तो हिंदी को मातृभाषा का स्थान जरूर दिया गया, लेकिन आज आप सिचुएशन देख रहे हो कि हिंदी का हमारी उसमें स्थान क्या है, यानी मतलब हिंदी का जो लेवल है बिल्कुल गिरता जा रहा है। त्रिभाषा फॉर्मूला आने से हिंदी का जो मतलब उसको कुछ उसके विकास पर जोर दिया गया है, लेकिन स्थान अभी भी वहीं पर है। तो ये क्या है, हिंदी का स्थान लगातार गिरता जा रहा है। और उसके बाद अंग्रेजी का प्रभाव, जैसे हिंदी कम हो रही है तो हम क्या करें, अंग्रेजी बोलने में अपनी ज़्यादा शान समझते हैं। हर एक कार्य जो कागजी कार्रवाई होगी, ऑफिस कार्य होते हैं, मोस्टली अंग्रेजी में ही बोले जाते हैं, अंग्रेजी में ही किए जाते हैं। मतलब हिंदी का वहाँ कोई स्थान नहीं। अगर हिंदी में हम कोई लेटर वगैरह भी लिखते हैं तो वो उनको समझ में नहीं आते। तो इसका अंग्रेजी का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है बोली का प्रभाव। वे कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज क्लासरूम, उसमें अगर कोई चीज़ उनको एक्सप्लेन करनी है तो वो बोली का उसके ऊपर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, उसको समझाना है, तो वहाँ पर आम बोलचाल की जो भाषा होती है, हमारी जो बोली होती है, उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद है प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। अब जब हम एक लैंग्वेज क्लासरूम है, उसके लिए हम जब टीचर अरेंज करते हैं तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि इस जैसे लैंग्वेज टीचर है जो, उसको इसका कितना प्रशिक्षण है या नहीं है, या फिर कोई प्रशिक्षण उसको नहीं दिया जाता। तो इन चीज़ों का भी यहाँ पर अभाव पाया जाता है। उसके बाद है विधियों का अभाव। हम आम जो क्लासरूम होते हैं उनमें मोस्टली या तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कोई ग्रामर होगी उसको एक्सप्लेन करने वाला मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी लेक्चर मेथड जिसको बोल देते हैं। तो वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है, लेकिन लैंग्वेज क्लासरूम के लिए अलग से मेथड यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर भी इनका अभाव पाया जाता है। उसके बाद है भाषा की प्रयोगशालाएं। जैसे आप सभी को पता है कि किसी भी स्कूल के अंदर प्रॉपर से लैंग्वेज क्लासरूम नहीं है। अगर हैं भी तो वहाँ पर उपकरण नहीं है, या फिर उपकरण भी है तो उनका जो प्रयोग करने वाले जो टीचर हैं वो प्रॉपर रूप से प्रशिक्षित नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो वहाँ पर इन चीज़ों का अभाव है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकें। अब जो हमारे भारत के अंदर जो स्टेटस है एजुकेशन का, उसमें मोस्टली क्या करते हैं कि आपको जो एक बुक दे दी गई उसके अंदर से ही टीचर बच्चों को पढ़ाता है। नए नए उपकरण आए हैं, नई नई विधियाँ हैं, लैब हैं जो, उनके थ्रू मतलब उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो वो सिर्फ जो हमारा पुराना मेथड है बुक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, वही मेथड यूज़ कर रहे हैं, नई तकनीकों को वो नहीं अपना रहे। उसके बाद है व्याकरण पर बल। अब जब हम बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसमें सिर्फ जो हमारी ग्रामर होती है उसके नियम ही सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि ये नियम है, इनको रट लो, पढ़ लो, ये चीज़ इस तरह से होगी। हम उसको सिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, ना उसका अभ्यास कराते हैं, प्रैक्टिस नहीं करवाते। तो इससे क्या होता है कि बच्चा उन नियमों को तो सीख जाता है, लेकिन अप्लाई कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो चीज़ें वो नहीं सीख पाता। दूसरा, भाषा कौशलों का भी इसमें अभाव पाया गया है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये चीज़ें जब हम सीख जाते हैं तभी हमें एक भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज क्लासरूम है उनके अंदर जो हमारी स्किल्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता। सिर्फ क्या होता है, हमारी रटने पर या फिर जो हम पुराने मेथड है उनके द्वारा ही कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू दोस्तों।